ये तीसरी मरतबा हुआ है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। कभी सॉफ्ट हुई है, कभी हार्ड हुई है, कभी ब्लेटेंट हुई है, कभी नेकेड हुई है। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, क्या देख रहे हैं? पार्टी किस तरह चलेगी आगे? बड़ी अक्लमंदी से चला रहे हैं। कड़वा कड़वा होता है उसे थूक देते हैं, जो मीठा मीठा होता है उसे खा लेते हैं। इनको लाने के बजाय एक इंटरम गवर्नमेंट आ जाती, आगे इलेक्शंस हो जाते तो सही लोगों ने सामने आ जाना। आर्मी चीफ नहीं आ रहे हैं या यही रुक रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? इस पे कोई भी $1 मिलियन क्वेश्चन है, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। आप एक तरफ समझते हैं कि बगैर गेट नंबर 4 के आप हुकूमत में नहीं आ सकते, दूसरी तरफ आप उनको खौफजदा करने के लिए सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन पॉइंट चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन खालिद। नाजरीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल बड़ी कशमकश में इस वक्त जारी है। PTI वाले कुछ कहते हैं, फिर PDM वाले कुछ कहते हैं, और इनकी आपस की जंग में पूरा मुल्क इस वक्त तबाह भी हो रहा है, और इस वक्त हमारी मईशत, हमारी अखलाकियात, सब कुछ दाव पर लगे हुए हैं। इन्हीं चीज़ पर बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ सीनियर सियासतदान इजाज़ुल हक साहब के साथ। इनसे जानेंगे कि इनके ख़्याल में क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और क्या जाएगा, और इस वक्त जो हमारी तमाम मसाइल हैं उनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इजाज़ साहब, सबसे पहले जानना ये चाहूँगा, इस वक्त जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, PTI अपनी एक जंग लड़ रही है, PDM की हुकूमत अपनी एक जंग लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं मामलात, किस तरफ जा रहे हैं? हालात जिस नैच पर पहुँचे हुए हैं इस वक्त, वहाँ पर इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि और मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया। इकॉनमी जो है ऑन दी वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट पहुंच गई है। ये सारे मामलात जो हैं पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो हम देखते आए हैं, ये मामलात शुरू से ही इस किस्म के चलते रहे हैं कि हम अपने फ़ैसले जब ख़ुद नहीं करते, जब दूसरों पे निसार करते हैं, जब दूसरे जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मुदाखलत करते हैं या अपना कोई ख्वाहिश का मुसलत करना चाहते हैं, तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। और हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक जो है जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज ने जन्म लिया है। यानी कि दो जमातें हैं, आपस में लड़ रही हैं, अपने मफादात के लिए नज़रियात पे खड़ी हुई हैं, और फिर अपने मफादात के लिए एक दूसरे को जो गालियाँ देते थे, एक दूसरे से इंतकाम लेते थे, फिर एक उनसे बगलगीर भी हो जाते हैं। तो इसमें मैं जो बात आपको बता रहा था कि ये तीसरी मरतबा हुआ है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। कभी सॉफ्ट हुई है, कभी हार्ड हुई है, कभी ब्लेटेंट हुई है, कभी नेकेड हुई है। तो इसमें पहली मरतबा तो 88 में मुदाखलत हुई, जो मैं बताना चाह रहा था कि उस वक्त एक बड़ी हंग पार्लियामेंट आई थी मरकज़ के अंदर। उस वक्त प्रेसिडेंट रेगन ने ग़ुलाम इसहाक़ साहब को ख़त लिखा कि हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम देखें बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर जो है पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने। और फिर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, क्योंकि वाइसरॉय हैं हमारे, उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि पहले पंजाब के इलेक्शंस करवा दिए ताकि बैलेंस रख सकें, क्योंकि IGI जो आपको पता है किस तरह वो बनी थी। उसके बाद उसका असगर खान केस भी चला उस पर, और फिर उसके बाद मरकज़ के इलेक्शंस करवाए और पीपल्स पार्टी वहाँ और IGI पंजाब के अंदर आ गई। मियां नवाज शरीफ जब बन गए थे वज़ीर आला यहाँ के। इसके बाद 2007 में फिर एक ब्लेटेंट नेकेड इंटरवेंशन जो कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में आया हुआ है, पूरी काबीना ने उसकी मुखालफत की, लेकिन प्रेशर इतना था परवेज़ मुशर्रफ साहब पे कि बाद में उन्होंने इकरार भी किया कि मेरी सियासी ज़िंदगी का या सियासी टेन्योर का ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और तीसरी मुदाखलत जो है अब आपने देखी है। इसमें यह है कि देखें, जो भी कहें आप इमरान ख़ान को, अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो 2007 में स्विट्ज़रलैंड में कन्विक्शन होने लगी थी पीपल्स पार्टी की, जरदारी की और बेनज़ीर की, मोहतरमा की, और वहाँ पे साबित हो चुका था कि इनका सरे महल है, इनके $60 मिलियन वहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई बहुत सी ज्वेलरी भी थी। और उस NRO ने, जिसे बाद में वॉइड ओबनीशिया यानी कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये हुआ ही नहीं, जैसे कभी जैसे जिसको भूल जाएं, जहाँ पर थे हम वहीं आ जाएंगे वापस। लेकिन $60 मिलियन भी गायब हो गए, सर महल भी हमारा बन गया, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है। एक आदमी चोरी कर ले उसको 3 साल की कैद है, एक आदमी जो है पूरे मुल्क को खा जाए उसको आप NRO दे देते हैं। और दूसरा जो उस वक्त हुआ,
अब जो हुआ इंटरवेंशन हुई है, जिस तरह डोनाल्ड लू की बात की जा रही है, मैं लोकल इसमें कह दें कोई ना कोई तो साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन बैरूनी ख्वाहिश तो सामने आ गई ना आपकी। फिर जिस तरह से हुआ, एक एम्बेसडर्स जो हैं यहाँ के, पॉलिटिकल काउंसलर जो हैं, वो कभी एक अपोजिशन वाले को मिल रहे हैं, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। तो हुआ ये उससे कि इतनी एक तो इनसिक्योरिटी आ गई कि जिस दिन उनकी कन्विक्शन होनी है उस दिन उनको वज़ीर आज़म बना दिया, जिस दिन दूसरे की कन्विक्शन होनी है उसको वज़ीर आला बना दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं नैरेटिव वो सही है कि हम कोई ग़ुलाम है। अच्छा एजाज साहब, इसमें पाकिस्तान को तो जो नुकसान हुआ है, पीटीआई को जो नुकसान होना था वो हुआ है, उसको अगर एक साइड पर भी हम रखें, इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को इस वक्त बड़ा एक नेगेटिव वेव का सामना करना पड़ रहा है। वो उनके लिए भी नुकसानदेह है और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए और क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए कि इस सब मामले से वो एक साइड पर हो जाए? देखें, कुछ तो उन्होंने अपने आप को एक साइड पर किया है। जो 17 जुलाई को इलेक्शंस हुए हैं, अगर उन रिज़ल्ट्स को हम देखें तो सिवाय 1-2 सीटों के बहुत साफ़ और शफाफ हुए हैं। दूसरा, जो कोर्ट्स ने उसके बाद पंजाब के बारे में डिसीजंस दिए हैं, उसमें भी एक न्यूट्रलिटी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो रिश्ता होता है जो ख़राब हो गया है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, अवाम और अदारों के दरमियान जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसमें अपने अदारों को मुतनाज़ा बनाना ही दुश्मन की फतह होती है। तो ये बड़ी बारीक लाइन होती है, चाहे वो बाप बेटे का हो, खामन बीवी का हो, अवाम और इस्टेब्लिशमेंट का हो। उस थिन लाइन को जब आप एक मरतबा क्रॉस करने देते हैं तो फिर वो बार बार क्रॉस होती है। ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है ना। तो एक आदमी जब देता है, आपको खड़े होकर बुरा भला कहता है और आप उसके साथ फिर बगलगीर होते हैं, तो दूसरा भी ये कहता है कि पहले मज़ामत करो, शायद फिर ही मुफाहमत होगी। तो इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदारों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके जो है वो बुरा भला कहा। और फिर आप अब इट इज़ टू लेट नाउ कि आप या तो सारों को अक्रॉस द बोर्ड सज़ा दें, या फिर आप एक आदमी को पकड़ के अगर इन आइसोलेशन जो बातें सामने आ रही हैं उस तरह करेंगे तो उसका भी तासुर जो है वो अच्छा नहीं जाता। अच्छा, नवंबर करीब है और अब बातें शुरू हो गई हैं कि क्या आर्मी चीफ नहीं आ रहे हैं या यही रुक रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? इस पर कोई भी $1 मिलियन क्वेश्चन है, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। और अगर कोई कार्ड्स हैं ऐसे तो उन्होंने अपने सीने के साथ लगा कर रखे हुए हैं, कुछ जाहिर नहीं है इसमें। क्योंकि ISPR तो बड़ा क्लियरली कह चुका है कि एक्सटेंशन नहीं होगी, तो फिर भी इतनी, मैं हैरान इस पे हूँ कि फिर भी इतनी हो रही हैं बातें कि आया रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये क्या सराहियाँ पाकिस्तान के अंदर हमेशा होती रही हैं, जनरल असलम बेग के ज़माने से लेकर और आखिर तक। इवन जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट के वक्त भी ऐसी बातें जो है वो निकल रही थी, जब शुरू में अपॉइंटमेंट हो रही थी कि कौन बनेगा, तो मतलब तरह तरह की बातें आ रही थी सामने। तो अब भी आ रही हैं सामने, लेकिन होना तो वही है जो हुकूमत का फ़ैसला होगा उस वक्त। अच्छा, इमरान खान साहब अब इलेक्शन क्या चाह भी रहे हैं? क्योंकि यूँ लग रहा है कि थोड़ा सा वो बैकफुट पे गए हैं और अब वो वेट कर रहे हैं कि 1.5 साल जो रह गया है वो पूरा हो। देखिए, साल पूरा तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ेगा। इस पोलराइजेशन से मुल्क को निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और वही कन्विंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को भी कि कोई मिडिल ग्राउंड निकाल लें। मैं ये नहीं कहता कि नवंबर में इलेक्शन करा दें, मैं कहता हूँ कि अगले साल का पहला क्वार्टर के एंड में करवा दें। जिस दिन ये डेट देंगे उस दिन सब एक टेबल पे बैठकर तो ये सारी मोडेलिटीज़ जो है तय करने के बाद मेरा ख्याल है कि ये पोलराइजेशन ख़त्म होगी, तो तभी हमारी इकॉनमी सही पटरी पे चढ़ेगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की बातें हो रही हैं कि उनकी नाअहली ख़त्म की जाए और 5 साल का एक कानून पास करके वो किया जाए, और वो वापस भी आ रहे हैं सितंबर के आखिर में। क्या समझते हैं इस तरह कानून का मजाक उड़ा कर कि आप एक शख्स के लिए कानून में तब्दीली करें, क्या मैसेज देंगे एक आम आवाम को कि एक तरफ एक बंदे ने बयान दिया, आपने उसको रगड़ के रख दिया, और एक तरफ आप अपने मफादात के लिए 5 साल के लिए कानून में एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं? देखिए, मियाँ साहब को तो मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि वापस आना चाहिए। अब जब कि उनकी मजबूरी है कि उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो वो चलो खबरें गलत भी हैं तो
अगर आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। और मैं समझ रहा हूँ कि उनको भी आकर यहाँ पर कम से कम और कुछ नहीं कैंपेन तो करें थोड़ी पार्टी के लिए। अब तो कोई बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गया उनकी जमात में। अच्छा, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज़ शरीफ, क्या देख रहे हैं? पार्टी किस तरह चलेगी आगे? ये 4 लोगों के दरमियान अगर पट गई वो बड़ी अक्लमंदी से चला रहे हैं। जो कड़वा कड़वा होता है उसे थूक देते हैं, जो मीठा मीठा होता है उसे खा लेते हैं। जैसे अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं तो उसी जमात के अंदर से 2 ग्रुप सामने आ गए। एक कहते हैं जी ये बहुत बुरा है, अगर ये बुरा था तो नहीं करने देना चाहिए था। मतलब पार्टी हेड तो आप ही है ना, पूरी हुकूमत कैबिनेट लंदन जा रही है मिलने के लिए, तो आप अगर वीटो कर दें कि भाई नहीं करना, तो इनकी ज़रूरत है कभी कर सकते हैं। तो ये भी करना, लोगों पर बोझ भी डालना, और फिर ये भी कह देना कि कल को मैं आकर कहेंगे तकरीरों में देखो जी मैंने इसको मना किया था, ये बड़ी गलत काम किया इसने। तो ये चीज़ें जो है मतलब ये गिमिक्स हैं सारी। अब अगर हम देखें पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत हम करते हैं, क्या पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत भी है? कि जिस तरह की रवायात हमारे यहाँ पाई जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या जमहूरियत वाकई है पाकिस्तान में? देखें, जब तक सियासतदान गेट नंबर 4 के चक्कर लगाने बंद नहीं करेंगे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर ने इनिशिएटिव लिया कि अभी स्याही सूखी नहीं थी तो अबू धाबी पहुँच गई, कौंडलीसा राइस के पता नहीं पाँव पकड़े क्या किया कि वो भी रातों को हमारे सदर साहब को उठाती रही। तो ये तो सियासतदानों पर डिपेंड करता है ना। आप एक तरफ समझते हैं कि बगैर गेट नंबर 4 के आप हुकूमत में नहीं आ सकते, दूसरी तरफ आप उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको खौफजदा करने के लिए सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं कि जी आज के बाद हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, और पता लगता है कि आगे से हाथ किया हुआ है या पीछे से किया हुआ है, और आगे से कह रहे हैं हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आखिर में इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते देख रहे हैं? मौजूदा ग्राउंड रियलिटी को देखें तो कोई नहीं रोक सकता उनको। एक दफ़ा तो लोग टका के वोट देंगे, और उसके बाद फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा। उनकी परफॉर्मेंस माजी में तो इतनी अच्छी नहीं रही, और मर्दम शनासी भी इतनी नहीं है उनके अंदर कि वो अच्छे लोगों को पुट द राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस। तो अब उनका नैरेटिव जो है वो बिक चुका है, और वो बिका भी इसलिए है, मैं दोबारा इन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारा रिजीम चेंज किया था, डोनाल्ड लूफ को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त इनको लाने के बजाय एक इंटरम गवर्नमेंट आ जाती, आगे इलेक्शंस हो जाते, तो सही लोगों ने सामने आ जाना। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ऑन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।